बड़ी हुई तो उसे भी अवंतिका जी अपने साथ लोगों के घर बर्तन और झाड़ू पोंछा करवाने ले जाया करती थी। जब दोनों काम करती तो पैसे ज्यादा आते और उनका घर खर्च अच्छे से चल जाता। तुलसी और रितु दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाती। दोनों को ही पढ़ने का बहुत शौक था। अवंतिका जी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां उनकी तरह काम करें। वे हमेशा अपनी बच्चियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, पर गरीबी के कारण और कम पढ़े लिखे होने के कारण वे कुछ नहीं कर सकती थीं। उनके अकेले के काम करने पर कुछ ही घरों में काम होता और पैसे कम मिलते। इसीलिए स्कूल की छुट्टी के बाद तुलसी और रितु दोनों ही साथ में काम करने जाती थी। तुलसी ने अब स्कॉलरशिप पाकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो छोटे बच्चों को कोचिंग सेंटर में पढ़ाने भी जाया करती थी। रितु भी 11th क्लास में आने पर घर पर ही चौल में रहने वाले छोटे बच्चों को पढ़ा लिया करती। दोनों बहनें खूब मेहनत करती, जिसका फायदा ये हुआ कि अब अवंतिका जी को लोगों के घरों में काम नहीं करना पड़ता था। सुबह सुबह ही तुलसी ने सोती हुई रितु को हिलाकर जगाया। रितु, चल उठ, जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रितु ने चादर मुंह पर ओढ़ते हुए कहा, बस 5 मिनट और दीदी। तुलसी ने झाड़ू लगाते हुए कहा, तेरे 5 मिनट कब पूरे होंगे? रितु ने मुंह पर से चादर हटाकर दांत दिखाते हुए कहा, 10 मिनट में। तुलसी ने झाड़ू एक तरफ रखकर उसकी तरफ देखकर कहा, आई ने आज आलू की कचौड़ी बनाई है। रितु ने जैसे ही सुना झट से उठकर बैठ गई और होठों पर जीभ फिराकर कहा, क्या सच में? फिर कुछ सोचकर बच्ची सा मुंह बनाते हुए, दिस इज नॉट फेयर दीदी, आपने मुझे उठाने के लिए झूठ बोला ना? मुझे पता है, तुलसी ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, आई सच में बना रही है। रितु ने अपने जोर के सांस लेकर सूंघ कर कहा, पर खुशबू क्यों नहीं आ रही फिर? तुलसी ने जमीन पर से बिस्तर समेट कर कहा, अभी बनी नहीं है, बनने वाली है। अब जाकर नहा ले, फिर स्कूल भी जाना है। लेट हो गई तो एंट्री नहीं मिलेगी, पता है ना? रितु ने मुंह बनाकर कहा, पता है, उसने कहा और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। फिर पलटकर बोली, पर दीदी, आज तो कोई खास दिन नहीं है, फिर ये स्पेशल खाना क्यों? तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था आई से, तुझे मन था ना बहुत दिनों से खाने का, इसलिए। रितु दौड़कर उसे के गले लग गई और बोली, आप ना दुनिया की बेस्ट दीदी हो, आई लव यू। उसने तुलसी के गाल पर किस करी और बाथरूम में घुस गई। तैयार होकर फेवरेट आलू कचौरी देख उसने बिना देर किए, बिना चू चपड़ किए ब्रेकफास्ट किया और बाहर निकलकर अपनी साइकिल पर बैठी ही थी कि तुलसी दौड़कर बाहर आई और टिफिन देकर बोली, ध्यान से जाना और मन लगाकर स्टडी करना। ठीक है मेरी प्यारी दीदी, आपको भी कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई रैगिंग लेने की कोशिश करे तो अपनी स्किल्स मत भूलना और उतर जाना मैदान में। रितु ने फुल एक्टिंग करते हुए कहा, वहाँ स्टडी करने जा रही हूँ, कुश्ती लड़ने नहीं। अब जा भी लेट हो रही है। तुलसी ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा तो वो अवंतिका जी और तुलसी को बाय बोलकर अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकल गई। तुलसी ने भी जल्दी जल्दी काम निपटाए और कॉलेज के लिए निकल गई। तुलसी ने जूतियां पहनते हुए ही तेज आवाज में कहा, आई, मैं जा रही हूँ, आज पहला दिन है कॉलेज का, इसलिए लेट नहीं होना चाहती। तू टाइम से खाना खा लेना और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आकर कर दूंगी। अवंतिका जी ने बाहर आते हुए कहा, तू भी खाना टाइम से खा लेना और आराम से जाना। देवा करे मेरी दोनों बच्चियां पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में लग जाएं। तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, आई, हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपके देवा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अवंतिका जी ने मुंह बनाकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। अब जा, वरना ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया और घर से निकल गई। कॉलेज दूर होने की वजह से वो स्टेशन पहुंची और लोकल ट्रेन में जा बैठी। कुछ ही देर में ट्रेन रुकी और वो वहां से कॉलेज के लिए पैदल ही निकल गई। कॉलेज में पहुंचते ही तुलसी ने कॉलेज को देखकर एक गहरी सांस ली और अंदर चली आई। उसके मन में पढ़ने को लेकर उत्सुकता थी तो वहीं सीनियर्स का डर भी था। कैसे होंगे, रैगिंग लेंगे तो क्या क्या करवाएंगे। कॉलेज में स्टूडेंट्स का मेला लगा पड़ा था, कोई कहीं बैठा था तो कोई कहीं। कई स्टूडेंट अब भी लाइन में लगकर एडमिशन फॉर्म जमा करने में लगे हुए थे। तुलसी ने देखा सब रिच घर के बच्चे लग रहे थे, जिनमें से कुछ लड़कियां जैसे फैशन शो में आई हों, ऐसा लग रहा था। लड़कियों ने जहाँ शॉर्ट ड्रेस पहने थे वहीं तुलसी ने सिंपल सी शॉर्ट वाइट कुर्ती पर ब्लू जीन्स और डेनिम जैकेट पहन रखी थी। पैरों में सिंपल सी जूतियां। लड़के और लड़कियां सभी तुलसी को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वो किसी और प्लेनेट से आई हो। कुछ लड़कियां तो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए हंस रही थीं। तुलसी ने उन सबको इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हे यू बहन जी, मिस जूनियर। तुलसी ने पलटकर देखा तो पाया कि कुछ लड़के लड़कियां थे जो फ्रेशर्स की रैगिंग ले रहे थे।
एक लड़की ने तुलसी के पलटते ही उंगली के इशारे से उसे बुलाया। तुलसी ने इधर उधर देखा, फिर उनकी तरफ चली आई और बोली, जी। सीनियर लड़की, जिसका नाम कृतिका था, उसने पूछा, फर्स्ट ईयर? तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया तो दूसरी लड़की ने कहा, मुंह में क्या दही जमा रखा है जो घोड़े जैसी गर्दन हिला रही है? तभी किसी ने हंसते हुए कहा, घोड़े जैसी नहीं, घोड़ी जैसी। उसकी बात पर सारे सीनियर्स हंसने लगे। तुलसी ने अपना सिर झुका लिया। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। उसने फालतू पंगे लेने में नहीं पड़ना था। उसे पूरे 3 साल निकालने थे ऐसे लोगों के बीच, इसलिए उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली। कृतिका ने उसका चेहरा देख बाकी लोगों से कहा, चुप करो यार। फिर उसने तुलसी से कहा, गाना गाने आते हैं? तुलसी ने कहा, नहीं। दूसरी लड़की ने कहा, तब तो एक गाना सुनाना बनता है। क्या कहते हो सब? उसने पूछा तो सबने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, और तुलसी से गाना गाने को कहने लगे। तुलसी ने एक बार फिर इधर उधर देखा और धीमी आवाज में गाना शुरू किया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसकी आवाज ऐसी थी कि सबके सब उसे सुनने में ऐसे खोए कि कुछ पता ही नहीं चला। उसने गाना बंद किया तो कृतिका ने नहीं कहा, बहुत सुंदर आवाज है तुम्हारी, इतना अच्छा गाती हो, फिर मना क्यों किया? सब लोग अभी खड़े ही थे कि प्रोफेसर की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? प्रोफेसर के कहते ही सब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। इधर कैंटीन में कृतिका अपने दोस्तों के पास आई और बैठते हुए बोली, गाइज, हमारे कॉलेज में एक सिंगर आई है, कसम से क्या गाती है यार। बाकी सबने उसकी बातों को बस हंसी में उड़ा दिया। फिर सब अपनी क्लास में चले गए। तुलसी ने भी नोटिस बोर्ड पर अपना डिपार्टमेंट देख अपनी क्लास लेने चली गई। सबसे लास्ट बेंच खाली देख वो वहीं बैठ गई। बगल में एक लड़की बैठते हुए बोली, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तुलसी ने देखा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने ब्लैक हाई नेक टी शर्ट के साथ फेडेड ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। तुलसी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उस लड़की ने तुलसी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हेलो, मैं जानवी, और तुम? तुलसी ने कहा, तुलसी। जानवी ने फिर कहा, तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में? मेरा भी। मैंने तुम्हारा गाना सुना, बहुत अच्छा गाती हो तुम यार, और जितनी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है उतनी ही खूबसूरत तुम हो। प्रोफेसर के आते ही जानवी चुप हो गई और तुलसी ने मन ही मन कहा, हाश, कितना बोलती है ये लड़की। प्रोफेसर के जाते ही सीनियर्स क्लास में आ गए, जिनमें लड़के लड़कियां सब थे। ये सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे। सब लड़के लड़कियां सीनियर्स को देख अपनी जगह पर खड़े हो गए। जानवी जैसे ही खड़ी हुई, उसकी गोद में रखा बैग आवाज करते हुए नीचे जा गिरा और सबकी नजरें उस ओर चली गईं। जानवी ने मासूम सा चेहरा बनाया और जबरदस्ती वाली स्माइल दी। एक लड़के सिद्धांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस जूनियर, नाम क्या है तुम्हारा? जानवी ने एक बार फिर फेक स्माइल देते हुए कहा, मैं जानवी मेहता। कृतिका ने सिद्धांत की तरफ देखकर कहा, किसी को तो छोड़ दे, सेट तो एक भी नहीं होनी है तो ट्राई मार के अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है? कृतिका की बात पर हिमेश ने उसे ताली दी तो सिद्धांत ने उसे घूर कर देखा। फिर कृतिका ने सामने देखते हुए कहा, सो फ्रेशर्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी। सभी जूनियर्स उसकी बात पर मुस्कुराकर थैंक्स कहने लगे। उसके बाद उसने सबको बताया कि कॉलेज में सीनियर्स और सुपर सीनियर्स को देखते ही विश करना है और सर और मैम कहकर संबोधित करना है। लड़कियां पूरे 1 साल तक शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनेंगी तो लड़के बालों में तेल चिपड़ कर रहेंगे। उन्होंने बारी बारी सबसे इंट्रो लिया। जब तुलसी की बारी आई तो अरमान की नज़रें उस पर ही ठहर गईं, जो वहां सबसे अलग बिल्कुल सिंपल सी लग रही थी। तुलसी ने बोलना शुरू किया तो सबकी नज़रें उस पर ठहर गईं। गोल चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, छोटी सी नाक जिसमें नोज रिंग पहनी हुई थी, सुर्ख गुलाबी होंठ, कंधे तक आते भूरे बाल। तुलसी ने जैसे ही बैठी जानवी ने अरमान को तुलसी की तरफ देखते पाया तो उससे कोहनी मारते हुए फुसफुसाकर कहा, ओए देखो, हैंडसम हॉट बंदा तुम्हें ये देख रहा है। तुलसी ने तब भी नजरें उठाकर नहीं देखा, पर अरमान ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन रह रहकर उसकी नजरें तुलसी पर ही जाकर ठहर रही थी। लेकिन वहां कोई था जिसे अरमान का तुलसी को देखना पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सीनियर चले गए तो सबने सुकून भरी सांस ली। जानवी ने तुलसी से कहा, चलो ना, कैंटीन चलते हैं, भूख लगी है मुझे। तुलसी ने कहा, तुम जाओ, मैं टिफिन लेकर आई हूँ। जानवी ने मुंह बनाकर कहा, यार कैसी दोस्त हो तुम, मुझे भूख लगी है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम क्या लाई हो टिफिन में? तुलसी ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, तुम नहीं खा सकती। जानवी ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा, क्यों? मैं क्यों नहीं खा सकती? उसने तुलसी का टिफिन निकाला और खोल कर देखा, जिसमें करारी भिंडी और आम का अचार और रोटी थी। जानवी ने कहा, इसीलिए मना कर रही थी तुम? तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया तो जानवी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो और यहाँ सब पैसे वाले रिच लोग हैं, तो एक बात कहूँ, पैसों से कोई बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। महलों में रहने वालों के दिल खोखले हों और घर बड़े हों तो क्या फायदा, बताओ जरा। तुलसी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतनी बातें करने वाली अल्हड़ सी बच्ची सी हरकत करने वाली लड़की ऐसी बातें भी कर लेती होगी। जानवी ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ
किसके ख्यालों में गुम हो गई? तुलसी ने मुस्कुराकर ना में सिर हिलाया तो जानवी ने एक हाथ में टिफिन पकड़कर खड़े होकर कहा, क्लासरूम में तो खा नहीं सकते, चलो कैंटीन में कॉफी के साथ खाना भी खा लेंगे। जानवी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कैंटीन की तरफ ले आई। अचानक ही तुलसी किसी लड़के से टकराई और लड़के के हाथ में पकड़ा जूस का गिलास लड़के के ऊपर उछल गया। उस लड़के ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लीं। कौन था ये लड़का जिससे तुलसी टकराई? क्या करेगा वो तुलसी के साथ, जिसकी वजह से उसके ऊपर जूस गिरा? तुलसी ने जैसे ही नजरें उठाकर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पूरा जूस का गिलास उस लड़के पर उलट चुका था जिससे उसकी सफेद शर्ट गीली और खराब हो चुकी थी। तुलसी के रुकते ही जानवी ने भी पलट कर देखा और उसकी आंखें भी डर और हैरानी की वजह से फैल गईं। एक तो कॉलेज का पहला दिन और सीनियर से पंगा, सोचते हुए जानवी के निचला होंठ बाहर निकाला और तुलसी की तरफ देखा, जो अरमान की खराब हुई शर्ट की तरफ आंखें फाड़कर देख रही थी। कृतिका और सब ने जब दूर से ये देखा तो वो सब भी उठकर वहीं आ गए। तुलसी ने डरते हुए जल्दी से कहा, आई एम सॉरी। वो जल्दबाजी में देख नहीं पाई और जानवी ने तुलसी को पीछे करते हुए कहा, एक्चुअली आई एम सॉरी, गलती इसकी नहीं थी, मैं ही इसको खींचकर ले जा रही थी। वो अभी बोल ही रही थी कि एक लड़की आई और उसने जानवी और को तुलसी से दूर हटाते हुए थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उस लड़के ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए कहा, रूही ओवर रिएक्ट मत करो, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ जूस गिरा है और वैसे भी उनकी गलती नहीं है, मेरा ही ध्यान नहीं था। रूही ने गुस्से से कहा, मैं जानती हूँ ये लड़की जान करके टकराई होगी, इन जैसी लड़कियों का काम ही रिच लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना है और तुम इसकी गलती को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो। कृतिका ने कहा, रूही उसने जानबूझकर नहीं किया, अरमान ने कहा है ना, फिर उसने माफी भी तो मांग ली और क्या चाहिए अब? अरमान वॉशरूम चला गया था और सिद्धांत और हिमेश भी उसके पीछे चले आए तो अरमान ने दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? पहले ही रूही क्या कम है जो तुम लोग भी? अरमान ने झल्लाकर कहा तो सिद्धांत ने कहा, वो पागल औरत यहाँ ना आ जाए, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए आए हैं, तुम्हारी इज्जत की फिक्र है हमें। अरमान ने फिर घूर कर देखा तो दोनों झट से बाहर निकल गए और अरमान मुस्कुरा उठा। शर्ट साफ करते हुए उसे तुलसी का मासूम सा चेहरा नजर आ रहा था, जब वो आंखें फाड़े हैरानी से सिर्फ उसकी शर्ट की तरफ देख रही थी। इधर कैंटीन में रूही ने जानवी और तुलसी को उंगली दिखाते हुए कहा, आज के बाद जब भी हम लोग, खासकर अरमान, कैंटीन में हों तो तुम दोनों यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर गलती से भी उसके करीब दिख गई तो सोच लेना वो हाल करूंगी दोनों का जिससे के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और कॉलेज से बाहर फेंकी जाओगी सो वो अलग। इसलिए पढ़ने आई हो तो अच्छे बच्चों की तरह स्टडी पर ध्यान दो। वो उंगली दिखाते हुए चली गई। जानवी ने तुलसी का हाथ पकड़ा और गार्डन की तरफ बढ़ते हुए कहा, यार तुलसी, तुम उस रूही चुड़ैल की बातें क्यों सुन रही थी? मेरा मन तो कर रहा था कि उसके बाल पकड़कर हवा में घुमा दूं। तुलसी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं फालतू के पंगे नहीं लेना चाहती हूँ जानवी, मेरा फोकस सिर्फ स्टडी पर है। बाकी कोई क्या करता है, क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है तुम्हें भी इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी वो मुझे किसी साइको से कम नहीं लग रही थी, तो दूर रहने में ही भलाई है। जानवी ने उसका हाथ पकड़कर बेंच पर बैठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब बैठो यार, कैंटीन में तो उस चुड़ैल का कब्जा हो रखा है, हम यहीं खा लेते हैं, वैसे भी मेरा भूख से बुरा हाल हो रखा है। तुलसी ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुम खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। जानवी आगे कुछ कहती उससे पहले ही तुलसी ने उठते हुए कहा, तुम आराम से खा लो, मैं क्लास में जाती हूँ। तुलसी जाने लगी तो जानवी भी उसके पीछे पीछे आ गई। इधर कैंटीन में बैठी रूही ने कृतिका और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, उस मिडिल क्लास बहन जी टाइप लड़की को बुली करने में मजा आने वाला है। सिद्धांत ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उस लड़की से? मुझे तो वो बहुत ही प्यारी और मासूम सी लगी। रूही मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई तो कृतिका ने कहा, ये लड़की अपने पागलपन के चक्कर में उस बेचारी लड़की को नुकसान न पहुंचा दे। याद है ना तुम लोगों को, वो लड़की गलती से अरमान के साइड में बैठ गई थी और इस पागल ने उसके साथ क्या किया था? हिमेश ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं तो भूल ही नहीं सकता वो दिन जब इसने उस लड़की को कितना पूरा एक सेमेस्टर कितना टॉर्चर किया था। बेचारी ने सुसाइड कर ली थी और इसे अफसोस भी नहीं हुआ किसी बात का। सिद्धांत ने कहा, इस बार हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, उस जूनियर को इससे दूर रखेंगे। कृतिका और हिमेश ने भी सहमति जताई। फिर बिल पे करके क्लासरूम में चले आए जहां अरमान और रूही पहले से मौजूद थे। रूही अरमान के पापा के करीबी दोस्त की बेटी थी। दोनों की स्टडी खत्म होते ही दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी गई थी। रूही बचपन से ही अरमान को पसंद करती थी, या ये कहें कि वो अरमान के पीछे पागल है। अपने इस पागलपन को उसने प्यार का नाम दिया और अपनी इसी जिद के चलते उसने कई लड़कियों को नुकसान पहुंचाया। वो अरमान के आसपास किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहती और ना ही किसी की नज़र अरमान पर बर्दाश्त कर पाती है। कृतिका, हिमेश और सिद्धांत भी अरमान के साथ बचपन से ही रह रहे हैं। अरमान की तरह उन्हें भी रूही पसंद नहीं थी, पर क्या कर सकते
सकते थे। अरमान के इनकार के बावजूद उसका रिश्ता रूही से तय कर दिया गया था ताकि दोनों फैमिली का बिजनेस आगे बढ़े और प्रॉफिट हो। आज पहला दिन होने की वजह से स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई थी और यही बात तुलसी को अखर रही थी। वो उठकर लाइब्रेरी में चली आई तो जानवी भी उसके पीछे आई, पर किताबों के भंडार को देखते हुए वो तुरंत ही बाहर निकलकर गार्डन में एक बेंच पर बैठकर फोन में गेम खेलने लगी। तुलसी ने किताबों की रो से एक किताब निकाली और जाकर खाली बेंच पर बैठ गई। उसके जस्ट सामने ही कुछ बेंच छोड़ के पहले से ही अरमान बैठा। न- अरमान की नजर अनायास ही उस तरफ चली गई। अरमान को ढूंढने आई रूही ने जब ये देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आंखें अंगारे बरसाने लगी। उसकी तरफ आंखों में तुलसी के लिए नफरत देखी जा सकती थी। उसने तुलसी की तरफ देखा। उसका मन किया अभी जाकर तुलसी का गला दबा दे, पर उसने अपने गुस्से को काबू में किया और कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। पंखे की हवा से उसके सिल्की बाल उड़कर उसके चेहरे पर बिखर रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी नजरें किताब में गड़ी हुई थी और अरमान की उस पर। कुछ देर बाद जब तुलसी को अपने ऊपर किसी की नजरों का पहरा महसूस हुआ तो उसने नजरें उठाकर आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई ऐसा नजर नहीं आया तो उसने वापस किताब में नजर गड़ा ली। दरअसल अरमान को जैसे ही लगा कि तुलसी देखने वाली है तो उसने किताब से अपना चेहरा ढक लिया। कुछ देर बाद उसने किताब की आड़ से तुलसी को देखा तो उसकी नजरें किताब में देख उसने गहरी सांस ली। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया और उठकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद तुलसी भी बाहर आई तो वो जानवी के पास आकर बैठ गई, जो गेम खेलने में बिजी थी। कॉलेज की छुट्टी होते ही जानवी ने कहा, अच्छा तुलसी, तुम कल आओगी ना? तुलसी ने कहा, हाँ मैं तो रोज ही आने वाली हूँ, क्यों तुम नहीं आओगी क्या? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अब तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त भी नहीं है, तो तुम आओगी तो मैं भी आ जाऊंगी, वरना अकेले आकर क्या करूंगी? तुलसी उसकी बात पर मुस्कुराई। तब तक जानवी का फोन रिंग हुआ। उसने स्क्रीन पर पापा फ्लैश होते देखा तो चहकते हुए कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो पापा। फोन पर दूसरी तरफ से आवाज उभरी, बेटा मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, आज शोरूम में बहुत ज्यादा रश है और काम भी बहुत है, तो मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, उसके साथ घर चले जाना। जानवी के पापा कमल जी का मुंबई में बहुत बड़ा कपड़ों का शोरूम है। मुंबई के अलावा भी दूसरे शहरों में कमल जी का कपड़ों का बहुत बिजनेस फैला हुआ है। जानवी ने मुस्कुराकर कहा, ओके पापा, मैं ड्राइवर अंकल के साथ घर चली जाऊंगी, पर क्या मैं फिर शोरूम आऊं? आ जाऊं, थोड़ी आपकी हेल्प कर दूंगी, वैसे भी घर पर बोर हो जाती हूँ, दाई माँ भी अपने में बिजी रहती हैं। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया तो जानवी ने निचला होंठ निकाल लिया और फोन कट कर दिया। तुलसी ने उसे मुंह बनाते देखा तो पूछा, क्या हुआ? जानवी ने कहा, पापा ने मना कर दिया, कह रहे हैं घर पर रहो और रेस्ट करो, पहले दिन कॉलेज में थक गई होगी। अब बताओ मैंने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया जो अब रेस्ट करना पड़े? इनफैक्ट आज का दिन तो बड़ा बोरिंग सा था, और जब स्टडी और प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तब और बोरिंग हो जाएगा, उसने नाक और होठों को सिकोड़ते हुए कहा। तुलसी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए पूछा, ओह तुम्हें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? जानवी ने आंखें छोटी कर बच्चों की तरह ऊपर नीचे गर्दन हिलाई। तुलसी ने उसके गालों को छूते हुए कहा, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो। जानवी ने भी उसके गालों को दोनों हाथों से खींचते हुए कहा, और तुम बिल्कुल दादी अम्मा जैसे बिहेव करती हो। बताओ ऐसी क्यों हो तुम? तुलसी ने उसकी बात टालते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ। जानवी ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? मैं छोड़ दूंगी ना तुम्हें घर। तुलसी ने कहा, मुझे जरा जल्दी जाना है जानवी, पहले घर जाना है, उसके बाद कोचिंग क्लास जाती हूँ पढ़ाने। जानवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओ तुम तो अभी से कमाने लगी हो? तुलसी ने कहा, हमारा घर खर्च इसी से चलता है जानवी, अगर लेट हो गई तो ये भी बंद हो जाएगा। जानवी ने हाँ में सिर हिला दिया और उसे जाने दिया। तुलसी के जाते ही रूही ने किसी को कॉल लगाया और कहा, वो निकल गई है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? इतना कहकर उसने कॉल कट किया और कुटिल मुस्कान मुस्कुरा दी। तुलसी ने वहां से निकलकर ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से उसे बैठने की जगह नहीं मिली। वो गेट के पास ही टिक कर खड़ी हो गई। उसने देखा कुछ लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। तुलसी ने नजरें बाहर की तरफ कर ली। एक आदमी उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से एक लड़का तुलसी के सामने आकर खड़ा हो गया। तुलसी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के सिवाय कुछ नजर ही नहीं आया। उस लड़के ने मुंह पर सफेद रुमाल बांध रखा था। तुलसी उसकी करीबी से असहज होकर पीछे की ही तरफ होने लगी तो लड़के ने उसकी बाह पकड़कर अपने करीब खींचकर कहा, एक एक कदम भी पीछे लिया तो ट्रेन से नीचे गिरोगी, और उसके बाद क्या होगा तुम अच्छे से जानती होगी। तुलसी ने घबरा कर पीछे देखा और फिर उस लड़के की आंखों में डर के मारे दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने नजरें नीचे की तरफ कर ली। लड़के ने उसे हल्के से छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर एक नज़र तुलसी पर डालकर दूसरी तरफ देखने लगा। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने पर तुलसी उतरी तो उसके पीछे ही कुछ लोग और उतरे, और साथ ही वो लड़का भी था। चलते हुए जब तुलसी को लगा उसका कोई इसका पीछा कर रहा है तो उसने पलट कर देखा। अपने पीछे कुछ लोगों को देख तुलसी ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींची और अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो तेज तेज चलने लगी। उसे तेज चलते देख वो तीनों गुंडे भी तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तुलसी ने अब दौड़ लगाई और एक गली में मुड़ गई। तुलसी की गली में मुड़ते ही उस लड़के ने सीटी बजाई और तो तीनों में से एक
साथ पलट कर देखा, तब तक उस लड़के के अगल बगल 2 और लड़के मुंह पर रुमाल बांधे खड़े हो गए। तीनों लड़के उन गुंडों के पास आए और बिना कुछ कहे ही उनकी तबीयत से पिटाई करने लगे। वो गुंडे हैरान परेशान से उन लड़कों को देख रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, सालो मार क्या खा रहे हो, मारो इन्हें। अब लड़ाई दोनों तरफ से होने लगी थी और आखिरकार तीनों गुंडे जो तुलसी के पीछे पड़े थे वे अब अपनी जान बचाकर भागने के लिए तीनों लड़के वापस से ट्रेन में चढ़ गए। तुलसी भी तेज कदमों से चली जा रही थी और मुड़ मुड़ कर देखते भी जा रही थी। जब उसे लगा कि अब कोई नहीं है तो उसने लंबी सांस लेकर हौले से छोड़ी और पलटी ही थी कि फिर किसी से टकरा गई। उसने बिना देखे ही अपनी उंगलियों को समेटा और मुट्ठी बनाकर पंच मारना चाहा, लेकिन जब सामने देखा तो उसने तेज आवाज में कहा, तुम। तीनों लड़के ट्रेन में बैठे और मुंह पर से रूमाल हटा लिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे। जब अरमान लाइब्रेरी में था तब हिमेश और सिद्धांत ने रूही को गुस्साए हुए लाल चेहरे को देखा और वो उसके गुस्से के पीछे का कारण जानने के लिए उसके पीछे कॉलेज के पिछले हिस्से में पहुंच गए, जहां उन्होंने रूही का सारा प्लान सुन लिया था। उसके बाद उन दोनों ने अरमान को मैसेज करके अर्जेंट ही आने को कहा और अरमान ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी से उठकर बाहर आकर सोच से बाहर आए तो तीनों अपनी। हिमेश ने कहा, यार अरमान, जब ये कब तक चलेगा, और तू उस लड़की का कुछ कर भाई, उसे की जान खतरे में है। अगर अगर हम दोनों उस गुस्से में उसको जाते हुए नहीं देखा होता और उसकी बातें ना सुनी होती तो जाने उस बेचारी का क्या होता। आज आज पहला ही दिन था उसका कॉलेज में और रूही की नज़रों में आ गई। आज गुंडे भेजे, कल को पता नहीं क्या नया करेगी। हिमेश की बातों में तुलसी के लिए चिंता साफ झलक रही थी। सिद्धांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यार अरमान, हिमेश एकदम सही कह रहा है और तू जानता तो है ना रूही को वो जीना हराम कर देगी, उस मासूम सी लड़की का जिसने इन सब में कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही सलाह दूंगा यार, तू दूर रहे उससे। आज तो हमें पता लग गया तो हमने बचा लिया, पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और आज से पहले तो तूने ऐसी हरकत नहीं की, फिर आज क्या हो गया। अरमान ने खोए हुए स्वर में कहा, पता नहीं यार क्या है उस लड़की में ऐसा जो मैं अपने आप को उसे देखने से रोक ही नहीं पाया। वो सामने होती है तो आंखें बस उसी पर जमकर रह जाती हैं। उसका चेहरा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसने तो कॉलेज में एक बार भी नज़र उठाकर देखा तक नहीं मुझे। अभी ट्रेन में जब मेरी नज़रों से उसकी नज़रें मिली तो दिल ट्रेन की रफ्तार से भी तेज दौड़ने लगा और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हिमेश ने एकदम से कहा, अबे तुझे प्यार तो नहीं हो गया है, पहली नजर वाला प्यार। अरमान ने आंखें बंद करके सिद्धांत के कंधे पर सिर टिका लिया तो हिमेश ने गाते हुए कहा, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। सिद्धांत ने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद करते हुए कहा, अबे फटे हुए ढोल, अपनी फटी हुई बेसुरी आवाज से मेरे कान के पर्दे मत फाड़, बाद में मैच खाते पर्दे नहीं मिलेंगे। जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है और मेरी फैमिली मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती। अरमान ने दोनों की बातें सुनकर कहा। हिमेश और सिद्धांत भी उसकी बातों से उदास हो गए। सिद्धांत ने एकदम से कहा, ओए, मुझे भी प्यार हो गया है। हिमेश ने हंसते हुए कहा, कुछ नया बोल, तुझे तो हर रोज ही किसी न किसी से प्यार हो ही जाता है। सिद्धांत ने अरमान के सिर से सिर टकराकर कहा, इस बार सच्ची वाला प्यार हुआ है यार। देख, मेरी भूख प्यास नींद सब उड़ गई है। अब मैं उसके लिए चांद तारे भी तोड़ के लाऊंगा। हिमेश ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, जो नहीं कर सकता वो बोल भी मत। तुझसे बड़ा भुक्कड़ और कुंभकर्ण मैंने आज तक नहीं देखा और बड़ा नींद और भूख उड़ने की बात कर रहा है। हिमेश ने मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह बना लिया। इधर तुलसी ने जैसे ही जोर से तुम कहा तो लड़के ने कान पर हाथ रखा और कहा, क्या दीदी, ऐसे काय को चीख रही हो, और ये मुक्का किसको मारने वाली थी तुम, और ऐसे पीछे पलट पलट कर क्यों देख रही हो। तुलसी ने अपने सीने पर बाईं और हाथ रखा और कहा, चिंटू, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। दरअसल वो ट्रेन में कुछ लोग मुझे घूर रहे थे तो मेरे उतरते ही वो लोग भी उतरे और मेरे पीछे पड़ गए, पर मैं भाग निकली। चिंटू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या दीदी, तुमको अपुनिच मिला था क्या पप्पू बनाने को, तुम तो एक फाइटर हो। तुलसी ने चलते हुए कहा, चिंटू, ये मेरा रोज का आना जाना है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। जब तक खामोश रहकर काम चलेगा तब तक मैं मार कुटाई से बचना चाहूंगी। अब बताओ क्या खबर लाए हो, ऐसी तो तुम दिखाई भी नहीं पड़ते। तुलसी ने आखिरी लाइन मुस्कुराते हुए कही। चिंटू, जिसका पूरा नाम चेतन देशमुख है लेकिन प्यार से सब लोग उसे चिंटू कहकर बुलाते हैं। चिंटू अभी 17 वर्ष का है, देखने में एकदम गोरा चिट्टा गठीला शरीर, देखने पर 17 वर्ष का बिल्कुल भी नहीं लगता। स्टडी के साथ लोगों के पास खबर पहुंचाना उसका काम है। तुलसी के घर के पीछे वाली चौल में ही चिंटू अपने आई बाबा के साथ रहता है। अरे दीदी, अपन तुमको ही ढूंढ रहा था। आज 6 बजे दंगल है और इनाम पूरे 50,000 है, चिंटू ने उत्सुकता से कहा। चलते चलते तुलसी के कदम रुक गए। उसने चिंटू की तरफ पलट कर कहा,
पर चिंटू, मेरी क्लास का क्या? मोहित भैया ने पहले ही वार्निंग दी हुई है, अगर लेट हुई तो वो मुझे निकाल देंगे। चिंटू ने कहा, अरे दीदी, वो मोहित भैया ना जब से वो हूर की परी मोहिनी मिली ज्यादा इच भाव खाने लगे हैं। जिस दिन मोहिनी लात मारेगी ना, तब धूल चाटते जमीन आएंगे, नजर आएंगे। और दीदी, अपन की मानो तो ये कोचिंग वोचिंग छोड़ो और कुछ और काम ढूंढो, नहीं तो अपन है ना, अपन ढूंढ देगा। और दीदी, आज ये 50,000 तुम एक दिन में कमा लोगी और मोहित भैया की कोचिंग में 5-6 महीने में भी इतना नहीं कमा पाओगी। पर चिंटू, अगर मैं दंगल हार गई तो? तुलसी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। अरे दीदी, तुम कभी हारी हो जो अब हारोगी? चिंटू ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। तुलसी ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा तो चिंटू ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ तो एक दो बार ही तो हारी हो ना दीदी, कौन सा हर बार ही हारती हो? और तुम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हो ना, और देखना आज भी जरूर जीतोगी। और एक और खबर है दीदी, आने वाले संडे को बाइक रेस है, अपन चाहता है तुम इसमें भी पार्टिसिपेट करो। पिछली बार तो हम भले ही लास्ट पोजीशन पर थे, पर इस बार हम जरूर जीतेंगे और प्राइज मनी हमारी ही जेब में आएगी। तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार हम तुम्हारी वजह से हारे थे, पता नहीं किसकी खटारा बाइक उठाकर ले आए थे। वैसे भी अब मेरा मन नहीं है उस रेस में, सारे रईस ज्यादा हिस्सा लेते हैं। अरे दीदी यार, उनको छोड़ो और ये गुस्सा आज अखाड़े में दिखा देना, चिंटू ने कहा तो तुलसी ने उसकी तरफ देखा। दोनों तुलसी के घर के सामने पहुंचे तो चिंटू ने कहा, अच्छा दीदी, अभी 5:15 हो रहे हैं, अपन तुमको 5:45 पर यही मिलेगा, तुम काकी को संभाल लेना बस। तुलसी ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर आ गई। ऋतु अंदर चोल के ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी और अवंतिका जी वहीं बैठी देख रही थी। तुलसी को देख अवंतिका जी ने कहा, आज देर कर दी बेटा आने में, अब तुझे पढ़ाने जाने में देर हो जाएगी। तुलसी ने झिझकते हुए कहा, वो आई आज आज वो दंगल है तो मैं वहीं जा रही हूँ। अवंतिका जी ने आंखें बड़ी करते हुए हाथ पर सिर रखते हुए कहा, नहीं 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 बेटा, याद है ना पिछली बार दंगल कैसे मेरी फूल सी बच्ची को सुजा फुला दिया था उन सांड जैसे पहलवान ने? ना बेटी, इस बार तुझे मैं दर्द में नहीं देख सकती, मैं इजाजत नहीं दूंगी, जरा से रुपयों की खातिर तेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकती मैं। तुलसी ने उनके पास ही घुटनों के बल बैठकर कहा, आई प्लीज जाने देना, इस बार मार खाकर नहीं आऊंगी पक्का। आई, तुझे पता है ना, मोहित भैया रोज चिक चिक करते हैं, थोड़ा भी देर से पहुंचो तो एक दिन की सैलरी काट लेते हैं और ताने अलग मारते हैं। आई, मुझसे नहीं सुना जाता रोज रोज का। आई, अगर आज मैं दंगल में 50,000 जीत गई तो आराम से दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी। और फिर आई, बस बस मुझे पता है जब तक तुझे हाँ ना कह दूं तू मानने वाली नहीं है। अवंतिका जी ने उसकी बात काट कर उसकी तरफ देखकर कहा, तो फिर मैं जाऊं ना आई? तुलसी ने खुशी से चहकती हुई कहा, हाँ जा और जीत कर आना। अवंतिका जी ने उसके गाल छूकर कहा। ऋतु ने दूर से चिल्ला कर कहा, ओ मेरी प्यारी दीदी, बिना मेरे बिना कैसे जा सकती हो आप? मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। और आई, मेरी दीदी को कम मत समझ, पहले बच्चों को पढ़ा ले, इसके बाद कहीं जाना, तुलसी ने कहा और अंदर चली गई। उसने जल्दी से दंगल में पहनने वाले कपड़े पहने और बालों को कसकर बांध लिया। वो बाहर आई और अवंतिका जी के पैर छुए। अवंतिका जी ने उसे दही चीनी खिलाई और जीत का आशीर्वाद दिया। ऋतु ने भी जल्दी जल्दी बच्चों को होमवर्क दिया और छुट्टी कर जैसी थी उसी हालत में तुलसी के साथ निकल गई। बाहर ही चिंटू मिल गया तो उसे देखते ही ऋतु का मुंह बन गया। तीनों वहां से दंगल पहुंचे। काफी सारे लोग वहां जमा हो चुके थे। चिंटू ने वहां पहुंचकर तुलसी का नाम लिखवाया और तुलसी के पास चला आया। तुलसी की नजर जब उसके विरोधी पहलवान पर गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहां से भागने लगी कि चिंटू और ऋतु दोनों ने ही उसका हाथ पकड़कर सवालिया निगाहों से देखा। तो तुलसी ने सामने की ओर इशारा किया तो वो दोनों भी आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगे। अरमान जब घर पहुंचा तो कुछ वक्त कार में बैठे हुए ही घर को निहारता रहा। खूबसूरत सा 2 हिस्सों में बटा लॉन, जिसकी एक तरफ कुर्सी टेबल रखे थे और बीचों बीच बना फाउंटेन उस लॉन की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। लॉन के बीच से गुजरती सड़क जो घर के मेन डोर तक जाती थी, सफेद रंग का वो आलीशान सा बंगला किसी महल से कम नहीं लगता था। बाहर से जितना खूबसूरत, अंदर से कई गुना अधिक खूबसूरत था। विदेशों से मंगवाए झूमर और शो पीस के साथ बेशकीमती फर्नीचर, गद्दे दार सोफा और चमचमाता डाइनिंग टेबल, हर एक चीज उस बंगले की खूबसूरती को बढ़ावा दे रहे थे। रघुवेंद्र राणा शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक और इस घर के मुखिया, इनकी पत्नी अपर्णा राणा, बड़ा बेटा अक्षय जो पेशे से वकील है और रघुवेंद्र जी का लीगल एडवाइजर भी, अक्षय की पत्नी आशना आशना जिसे पेंटिंग का शौक है और वो घर में रहकर कैनवास पर रंगों के साथ खेलती रहती है। रघुवेंद्र जी की एक बेटी अमृता और उनके पति शुभ जो घर जमाई बनकर अमृता के साथ राणा हाउस में ही रह रहे हैं। सबसे छोटा अरमान जो कॉलेज के 2nd ईयर में था। अरमान गाड़ी से बाहर आया और अंदर चला आया। हॉल में किसी को ना देखकर उसने गहरी राहत भरी सांस ली। उसी फ्लोर में छोड़ी और सीढ़ियां
की तरफ बढ़ गया। कहाँ से आ रहे हैं जनाब? पीछे से रघुवेंद्र जी ने टोका। अरमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर पलटते हुए कहा, सिद्धांत और हिमेश के साथ था डैड। रघुवेंद्र जी ने भौहें उठाई तो उसने शीघ्र है कहा, आप चाहे तो। कोई ज़रूरत नहीं इसकी, बस ख्याल रखना हमारी रेपुटेशन पर तुम्हारी वजह से आँच ना आए। अरमान की बातों को काटकर रघुवेंद्र जी ने सोफे पर पैर रखकर बैठते हुए कहा। अरमान ने बस सर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया और पलटकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। अरमान के जाते ही अपर्णा जी उनके पास बैठी और वीणा से एक कप चाय और कॉफ़ी लाने को कहा। कैसा रहा आपका दिन और नई डील का क्या हुआ? कुछ फाइनल हुई? अपर्णा जी ने धीरे से सवाल किया। ये सब देखने के लिए हम हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कमरे में जा रहे हैं, कॉफी वहीं ले आना। रघुवेंद्र जी ने टाई ढीली करते हुए कहा और कमरे की तरफ बढ़ गए। अरमान कमरे में पहुंचा तभी उसका फोन रिंग हुआ। रूही का नाम देखकर ही उसने दांत पीसते हुए आंखें बंद करी, फिर कॉल रिसीव किया। क्या काम है? ओ मेरा बेबी, जरूरी थोड़ी ना कि कोई काम होगा तभी कॉल करूंगी तुम्हें। रूही ने बड़े ही प्यार से कहा। थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। अरमान ने एक हाथ कमर पर रखते हुए कहा, ओ मेरा बेबी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई ना मेरा प्लान फेल करने में। उस लड़की से एक ही दिन में इतना कंसर्न, आखिर ऐसा भी क्या जादू कर दिया उसने कि अरमान राणा अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को प्रोटेक्ट करने पहुंच गए? रूही ने अब गुस्से से कहा। अरमान ने उसकी बात सुनकर कमर पर रखे हाथ को अपने सिर पर रख बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा, रूही लिसन टू मी माई फुट। रूही ने गुस्से से कहा और फोन को फर्श पर दे मारा। अरमान फोन करते ही बेड पर बैठ गया। रूही और चिंटू ने भी सामने देखा। सामने वही पहलवान था जिसने पिछली बार तुलसी को हराया था और उसकी हालत खराब कर दी थी। देखो, मैं इससे नहीं लड़ने वाली, मैं जा रही हूँ घर। चल प्रियू, तुलसी ने ऋतु का हाथ पकड़कर कहा तो ऋतु ने हाथ वापस खींचकर कहा, दीदी आप कब से कायरों की तरह भागने लगी? ऐसे बिना लड़े हार मान लेना सही नहीं है। और आज तो आपके सामने वो है जिसने आपको पिछली बार बुरी तरह से पछाड़ा था। आज बप्पा ने आपको मौका दिया है, उसने आपको कमजोर कहा था। दीदी उसे दिखा दो, आप भी किसी से कम नहीं हो। दीदी आज तुमको जरूरत है जीतने की, आज नहीं जीते तो तुमको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम भी जानती हो ये पैसा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। चिंटू ने कहा तो तुलसी दोनों को देखते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी। तुलसी की बात सुनकर दोनों के चेहरे खिल गए। ऑल द बेस्ट दीदी, ऋतु ने उसके गले लगकर कहा। थैंक यू कहकर तुलसी अखाड़े में चली गई। ऋतु ने फिंगर क्रॉस कर ली। बप्पा मेरी दीदी पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसने कहा तो चिंटू उसे देखकर मुस्कुराया। वहीं ऋतु ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया और जगह देखकर बैठ गई। अंदर जाकर तुलसी और उसके विरोधी पहलवान को चेक किया गया। उस विरोधी पहलवान ने तुलसी की तरफ देखा तो तुलसी ने उसे घूरा और मिट्टी दोनों हाथों में लेकर रगड़ी और फिर झटक दी। दोनों ने झुकते हुए हाथ टच किया और फिर रेफरी की सीटी बजते ही दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस विरोधी पहलवान ने तुलसी को पिछली हार के बाद हल्के में ले लिया, उस जिसकी वजह से तुलसी ने उसे कुछ ही सेकंड में पटकनी देकर पीठ के बल गिराकर कुछ टाइम तक उसे उसी तरह ब्लॉक करके पॉइंट अपनी झोली में डलवा लिए। रेफरी के सीटी बजाते ही तुलसी ने उसे छोड़ दिया। ऋतु और चिंटू तो खुशी के मारे उछलने लगे और दोनों ने एक दूसरे को हवा हाई फाइव देते ही वापस सामने की ओर देखने लगे। रेफरी का अगली सीटी पर दोनों फिर भिड़ गए। अब दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और हार दोनों ही नहीं मान रहे थे। लेकिन थकान की वजह से तुलसी का ध्यान भटका और इसी का फायदा उठाते हुए उसे जमीन पर गिराया गया। लेकिन तुलसी ने अपनी पीठ जमीन पर नहीं लगने दी और तुरंत ही घुटनों के बल जाकर उसकी कमर को हाथों से ब्लॉक कर उसे नीचे गिराया और एक बार फिर जीत हुई तुलसी की। चारों तरफ से तालियों का शोर गूंजने लगा तो तुलसी ने खुशी से भरकर सबकी तरफ देखा और ऋतु और चिंटू पर नजर पड़ते ही उसकी खुशी दोगुनी हो गई और दोनों ही उसे चीयर अप करने में लगे हुए थे और उसका नाम जोर जोर से पुकार रहे थे। अगले राउंड में विरोधी पहलवान ने भी अपना खाता खुलवा लिया था, लेकिन तुलसी ने उसे अंक बढ़ाने का दूसरा मौका नहीं दिया और इसी तरह टाइम लिमिट खत्म हुई और रेफरी ने तुलसी का हाथ उठाकर उसे विजेता घोषित कर दिया। जज के द्वारा उसे पूरे 50,000 के साथ गले में मेडल भी पहनाया गया। चिंटू और रूही की खुशी तो देखते ही बन रही थी। उस पहलवान ने भी आगे आकर तुलसी को बधाई दी। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू। आप तो ऐसे ही डर रही थी दीदी, ऋतु ने उसे गले लगकर कहा। मैंने तो पहले ही हार मान ली थी। अगर तुम दोनों ने मुझे नहीं समझाते तो मैं कब का घर भाग गई होती और मुझे ये जीत भी कभी नहीं मिलती। कभी कभी छोटे भी काम कर जाते हैं जो बड़े नहीं कर पाते, तुलसी ने कहा। अब तुम जीत गई हो तो कल अपन की पार्टी पक्की। और दीदी अपन को क्या लगता है कि अभी तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रहा है, तो क्यों ना बाइक रेस में भी हाथ आजमा लो। चिंटू ने कहा तो तुलसी ने उसके सिर पर चपत लगाकर कहा, लालच बुरी बला है और अब बस एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढकर स्टडी में कंसंट्रेट करना है और तुम भी अपनी स्टडी पर ध्यान दो। चिंटू ने सभी बच्चों की तरह सिर हिलाया तो तुलसी ने कहा, आप घर चलें, आई इंतजार कर रही होगी। चिंटू ने दोनों को घर के सामने छोड़ा और खुद अपने घर आ गया। तुलसी ने गेट खटखटाया तो अवंतिका जी ने गेट खोला। उन्होंने सबसे पहले तुलसी को ऊपर से नीचे तक देखा।
अनाई दीदी जीत गई है, अब तो पूरन पोली खाने को मिलेगी ना, उसने मासूमियत से कहते हुए सवाल किया। हाँ जरूर बनेगी, तू मेरी मदद करेगी तब, अवंतिका जी ने शर्त के साथ कहा। तो रितु ने कहा, क्या आई, लेकिन चलो आप भी क्या याद करोगी, उसने एटीट्यूड से कहा। फिर बोली, आई पता है दीदी जीत कर आई है, वो भी उस पहलवान से जिससे वो पिछली बार हार गई थी। कैन यू इमेजिन, नहीं ना। आई आई नो यू कांट। तू ये अपनी अंग्रेजी की गिटर पिटर बंद कर, मुझे समझ नहीं आती, अवंतिका जी ने डपटते हुए कहा। आई मैं नहा कर आऊं, फिर खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, तुलसी ने कहा। तो अवंतिका जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुलसी ने उनके हाथ में रुपयों का लिफाफा रखते हुए कहा, आई ये आज की जीत की कमाई है, अब बहुत जल्दी ही एक जॉब ढूंढ लूंगी, तब तक के लिए ये काफ़ी है। अवंतिका जी ने मंदिर में जाकर बप्पा के सामने लिफाफा रखकर हाथ जोड़ लिए। कुछ देर बाद तीनों ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद अवंतिका जी ने तुलसी और ऋतु के बालों में चंपी करी और तीनों बातें करते हुए सो गई। अक्षय, मैं अपनी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लगाना चाहती हूँ, तुम डैडी जी से बात करो ना, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, आशना ने अपने पति अक्षय से कहा। आशना, तुम डैड को अच्छे से जानती हो, वो कभी नहीं मानेंगे, तुम जानती हो ना, घर की औरतों का काम करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें घर में जो करना है करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन घर से बाहर कुछ नहीं, अक्षय ने कहा। अक्षय की बात सुनकर आशना खामोश रह गई, आंखों से आंसू की धार बह निकली। आशू बेबी, अब तुम रोना मत शुरू कर देना, तुम मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, अक्षय ने उसके आंसू साफ कर उसे सीने से लगा लिया। रात के वक्त बाहर मौसम बहुत खुशनुमा हो रखा था, ठंडी हवाएं बह रही थीं। अपर्णा जी ने मौसम को देखते हुए डिनर बाहर लॉन में टेबल पर लगवा दिया था और नौकर से कहकर सबको बुलवाने भेज दिया था। थोड़ी ही देर में सब टेबल पर मौजूद थे। खाना सर्व करने के लिए नौकरों की फौज तैयार खड़ी थी। सबके चेयर पर बैठते ही खाना परोसा गया। रघुविंद्र जी ने खाना शुरू करने के बाद सबने खाना शुरू किया। बंसल को कोर्ट का नोटिस पहुंचा या नहीं, रघुविंद्र जी ने अक्षय की तरफ देखकर पूछा। जी डैड, पहुंच गया, वो कल ही प्रॉपर्टी खाली कर देगा, अक्षय ने कहा। यही उसके लिए अच्छा है, रघुविंद्र जी ने कहा। डैड, शुभ ने एक बंगलो पसंद किया है, आप और भैया एक बार देख लेते तो अच्छा होता, अमृता ने कहा। रघुविंद्र जी ने कहा और सब खाना खाने लगे। कल मित्तल साहब की बेटी की गोद भराई का फंक्शन है, तो ये सब तुम खुद देख लिया करो, हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी रेपुटेशन का ध्यान में रखकर महंगा सा गिफ्ट उनकी बेटी के लिए खरीद लीजिए, अपर्णा जी की बात पूरी होने से पहले ही रघुवेंद्र जी ने कहा। जी, अपर्णा जी ने जवाब दिया। खाना खाकर रघुवेंद्र जी उठकर चले गए, उनके पीछे ही अपर्णा जी भी चली गई। अमृता और शुभ अक्षय की तरफ देखने लगे। कोई प्रॉब्लम है, अक्षय ने पूछा, तो दोनों ने एक साथ ना में सिर हिलाया और उठकर चले गए। भाई, मुझे रूही के साथ नहीं रहना, आप डैड को समझाइए ना, क्या उनके लिए उनकी रेपुटेशन उनके बच्चों से बढ़कर है, अरमान ने कहा। आप गलत इंसान से उम्मीद लगा रहे हैं भैया, आशना ने कहा। आशना प्लीज, अक्षय ने आशना की बात सुनकर कहा। आशना उठकर चली जाती उसे जाते देखकर अरमान ने कहा, भाई कोई बात हुई है क्या? अक्षय ने उसे पूरी बात बताई तो अरमान ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे भाभी को किसी के सामने आना भी नहीं पड़ेगा और उनकी पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए चली भी जाएंगी। अक्षय को उसका आइडिया पसंद आया, उसने अरमान को गले लगाकर थैंक यू कहा। अब कम से कम आशु की इच्छा तो पूरी होगी, मैं अभी जाकर बताता हूँ, उसे बहुत खुश होगी वो, अक्षय ने कहा और जाने लगा। उसने पलटकर वापस आकर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्दी ही निकल आएगा। होप सो, अरमान ने कहा और वहीं बैठ गया। उसने सिद्धांत और हिमेश को कॉन्फ्रेंस पर लिया। हाँ गुरु, सिद्धांत ने कहा, रूही को पता चल गया कि उस जूनियर को हमने प्रोटेक्ट किया है उसके गुंडों से, उसके भेजे गुंडों से, अरमान ने कहा। तो दोनों अपनी अपनी जगह से उछल कर खड़े हो गए। अबे शुभ शुभ बोल, क्यों मरवाने पर तुला है, हिमेश ने कहा। हाँ यार, मेरे भी तो अभी बच्चे भी नहीं हुए, सिद्धांत ने कहा। अबे यार, कोई तो इसका मुंह बंद कराओ। फिर सीरियस होकर, उसे कैसे पता चला, अपन तो मुंह पर कपड़ा बांध कर गए थे ना, हिमेश ने पूछा। वो रूही है और उसकी नज़र हर वक्त हम पर रहती है, और हम तीन थे तो साले उनके गुंडे भी जान गए, अरमान ने बताया। ओ भाई, ये रूही तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, हिमेश ने कहा। और क्या, मैं तो इसे सैकड़ों बार पागल घोषित कर चुका था, सिद्धांत ने कहा। कुछ देर बात करके तीनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और कॉल कट कर दी। अरमान भी रूम में आकर सो गया। अगली सुबह तुलसी कॉलेज पहुंची। कल से भी ज्यादा आज स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। आज सुपर सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर वालों को रोक रखा था। कोई गाना गा रहा था, कोई बिन बाज बजा रहा था, तो कोई उसकी धुन पर नाच रहा था, कोई एक पैर पर खड़ा था। जानवी को देख उनमें से एक ने उसे रोककर कहा, हे यू, तुम इधर आना जरा। जानवी पैर घिसते हुए वहां पहुंची। ये पैर में क्या हुआ, सुपर सीनियर दिवाकर सर ने पूछा। वो कल एक एक्सीडेंट की वजह से पैर में चोट आ गई, जानवी ने बेचारी और मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। इस गेट से जो भी पहले अंदर जाएगा तुम्हें उस
बस उसे प्रपोज करना है, दिवाकर सर ने कहा तो जानवी ने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई और बढ़ गई गेट की तरफ पैर घसीटते हुए। तुलसी पर भी उन सीनियर्स की नज़र पड़ी तो उसे भी बुलाया गया। न्यू एडमिशन, उनमें से एक ने पूछा तो तुलसी ने हाँ में सिर हिला दिया। उस मेन दरवाजे से जितने भी लोग आएंगे तुम्हें एक पैर पर खड़े होकर उन्हें झुक कर प्रणाम करना है, उनमें से किसी ने कहा तो तुलसी भी बाहर की तरफ बढ़ गई। जानवी जब पहुंची तो अरमान, हिमेश और सिद्धांत को एक एक के पीछे आते देखा तो अरमान को आगे देख रूही याद आ गई। उसने अरमान को छोड़ उसके पीछे आ रहे हिमेश को देखा और उसके पास जाकर बोली, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आई लव यू। हिमेश ने पिछले पीछे पलटकर सिद्धांत को देखा, फिर जानवी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो आगे बढ़ गया तो सिद्धांत उसके पीछे जाकर बोला, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। उसे बोल नहीं सकता था, आगे जाओ, दिल को साइड में रख और ये सोच रूही हमारा क्या हाल करेगी, हिमेश ने कहा। डरता कौन है उस जहरीली नागन से, सिद्धांत ने कहा। अरमान आगे आया तो उसे देखते ही रूही ने आकर उसके गले लगकर कहा, हाय बेबी। रूही क्या कर रही हो, अरमान ने उसे दूर करते हुए कहा। इधर तुलसी हर आने वाले को झुक कर प्रणाम कर रहे थे। गेट से एक लड़का अंदर आया। तुलसी एक पैर पर खड़े होते हुए लड़खड़ाई और उस लड़के के ऊपर जा गिरी। बाकी सबकी नज़र भी गेट पर पड़ी। अरमान ने जब उस लड़के को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उस लड़के ने बड़ी ही सहजता से तुलसी को पकड़ा और उसे सीधा खड़ा किया। तुम ठीक हो, उस लड़के ने तुलसी से पूछा तो तुलसी ने हाँ में सिर हिलाकर थैंक यू कहा। वो लड़का वहां से अपने ग्रुप के पास चला गया। क्लासेस शुरू हुई तो सब क्लास लेने चले गए। ये आज इतना शांत क्यों है इतनी, सिद्धांत ने धीमी आवाज में रूही को देखकर कहा। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति लग रही है, हिमेश ने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा। तुम लोगों ने कुछ कांड किया है क्या, कृतिका ने भी धीमी आवाज में पूछा। हम कहाँ कुछ करते हैं, कांड तो अपने आप ही हो जाते हैं, सिद्धांत ने कहा तो कृतिका ने उसके पेट में कोहनी मारी। सिद्धांत ने कल हुई सारी बातें उसे डिटेल में बता डाली। तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ना है, उसने जो करेगी वो उस जूनियर के साथ ही करेगी, कृतिका ने कहा। कल की ही तरह जानवी तुलसी के साथ बैठी थी। बाहर बाहर तो तुम पैर घिसते हुए चल रही थी, जानवी को क्लासरूम में सीधे सीधे चलते देख तुलसी ने पूछा। अरे वो तो टफ टास्क से बचने के लिए एक छोटा सा नाटक किया था, जानवी ने कहा। तुलसी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। 2 लेक्चर के बाद ब्रेक मिला तो जानवी तुलसी को लेकर कैंटीन आ गई। जानवी ने कॉफ़ी ऑर्डर करी और तुलसी ने चाय। उसी वक्त अरमान और उसका ग्रुप भी कैंटीन में आया। कैंटीन वाला लड़का दोनों का ऑर्डर लेकर आया तो रूही ने जानबूझकर उसे धक्का दिया और चाय तुलसी के हाथ पर गिरती उससे पहले ही अरमान ने तुलसी को चेयर समेत खींच लिया। ये देखकर रूही अजीब तरीके से मुस्कुराई। ये सब देखकर जानवी घबरा कर खड़ी हुई और तुलसी के पास आई। अरमान वहां से चला गया। हिमेश, सिद्धांत और कृतिका तीनों ही रूही का रिएक्शन देख रहे थे। दोपहर के 12 बज रहे थे। राणा हाउस के सामने बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकी। ड्राइवर ने बाहर आकर पीछे का गेट खोला तो ऊंची हील्स के साथ लॉन्ग स्कर्ट और टॉप पहने, खुले बाल, आंखों पर गॉगल लगाई एक 45 बरस की औरत बाहर निकली। राणा हाउस पर नजर डाल वो अपनी हील्स को टक टक करते हुए अंदर की तरफ चल दी। अपर्णा जी जो लंच का मेन्यू बता रही थी उस औरत को देखते ही उसकी तरफ बढ़ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, मिसेज अग्रवाल, आपने तो अचानक आकर सरप्राइज ही दे दिया। बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी, सोचा चलकर सरप्राइज ही दे दिया जाए, मिसेज अग्रवाल ने कहा। बहुत अच्छा किया यहाँ आकर, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर, अपर्णा जी ने कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगी। तब तक मैं नौकर पानी और साथ में ढेर सारा नाश्ता लगा ले आया। मैं क्या कह रही थी, बच्चों की स्टडी तो होती रहेगी, हम सोनी और अरमान की सगाई करवा देते हैं, मिसेज अग्रवाल ने कहा। लेकिन ऐसे अचानक कोई बात हुई है क्या, अपर्णा ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रूही चाहती है कि उसके और अरमान के रिश्ते पर सगाई की मोहर लग जाए। तुम्हें तो पता है कि मेरी रूही बचपन से ही अरमान को कितना चाहती है, मिसेज अग्रवाल ने कहा। लेकिन एक बार अरमान का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता तो अच्छा होता। आप कह रही हैं तो मैं राणा साहब से इस बारे में बात जरूर करूंगी, अपर्णा जी ने कहा तो मिसेज अग्रवाल मुस्कुरा दी। कहानी का अगला भाग आगे के पार्ट में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।